नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में एक बार फिर महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का दूसरा फेज लोगों के लिए और भयंकर रूप लेकर आया है। नए दिन के साथ मरीजों के आंकड़ों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार भी सरकार के जरिए नियम लागू किए गए हैं जिससे कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाए जा सके। पर इस बार नियम कुछ अलग है। नियम शिक्षा पर है, आस्था पर है, नियम रोजगार पर भी है, पर राजनीति पर नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एक 1,68,912। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं बल्कि बीते 24 घंटों में देश से सामने आए कोरोना मरीजों के आंकड़े हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे 7,038 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं हर मिनट 117 नए कोरोना के मरीज जुड़ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने तमाम तरह के नियमों को लागू कर दिया है। स्कूल बंद हो चुके हैं, ऑफिस बंद हो चुके हैं, कहीं कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। पर फिर भी हालात बेकाबू हैं। कारण नियमों में भेदभाव। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं की धड़ल्ले से रैलियां चल रही हैं। पीएम से लेकर सीएम तक सभी जिम्मेदार कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हर रोज रैलियों में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने नेताओं को पूरा समर्थन दे रहे हैं। पर इन सब में देखने वाली बात यह है कि किसी भी रैली, रोड शो और जनसभा में ना तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही सैनिटाइजेशन का। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन क्षेत्रों में कोरोना का भय खत्म हो गया है, या फिर अपने फायदे के लिए जनता की जान को ताक पे रखा जा रहा है? खैर, ऐसा नहीं है कि नियमों के साथ मजाक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा है। इस कड़ी में आस्था भी पीछे नहीं रही है। दरअसल हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। राज्य सरकार और मेला प्रशासन के जरिए कोरोना को लेकर तमाम नियम कानून भी लागू किए गए, पर शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जबकि कई साधु कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। बावजूद इसके कोरोना नियमों का पालन कराने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम दिखाई दे रही है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। वहीं कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई, उसके बाद 7 बजे से आम लोगों को शाही स्नान की इजाजत दी गई। पर अब हालात बेकाबू हो गए हैं। को करीब 11:30 बजे से स्नान हो चुका था, कल से ही, और लगातार क्योंकि सबका आकर्षण हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड मालवी द्वीप में ही स्नान का रहता है, तो यहाँ पर लगातार भीड़ है। अभी भीड़ रुक नहीं रही है और बाकी घाट में यद्यपि संख्या कम है, लेकिन जो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि करीब अभी तक करीब 6.5 लाख लोग अभी यहाँ पर स्नान करके निकल चुके हैं और ये घाट लगातार बर्फ है।
अभी जो है हम करीब 7 बजे तक आम जनता को इस एरिया में स्नान के लिए लगातार भेज रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये अखाड़ों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कल तक काफ़ी चालान भी हुए थे, लेकिन आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एसओपी के पालन करने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन घाट एरिया में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करें तो गंभीर हादसा या स्टैम्पिड वाली स्थिति आ सकती है, तो उससे हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मास्क है या फिर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। बहरहाल देश में एक बार फिर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद हो चुकी हैं। कई शहरों में सभी सामाजिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। ऑफिस बंद हो गए हैं और एक बार फिर मजदूर वर्ग पलायन करने को मजबूर है, पर नियमों में भेदभाव अभी लगातार जारी है। ऐसे में प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि क्या चुनाव शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आस्था लोगों की आमदनी से ज्यादा कीमती है? अगर सभी बराबर हैं, तो नियमों में ऐसा भेदभाव क्यों? जब पूरे देश में कोरोना का कहर बराबर है, तो नियमों को कुछ ही जगहों पर लागू क्यों किया जा रहा है? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो वहीं प्रदेश में इस बार के होने वाले पंचायत चुनावों में खासी हलचल देखने को मिल रही है। सूबे में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना खेमा मजबूत करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव इसके लिए काफी कारगर माने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने हर जिले में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कोई भी नेता दागी नेताओं को अपने खेमे में रखने से हिचकिचा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव से, जहां जिला पंचायत उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद एक पार्टी ने दागी दामन वाले उम्मीदवार का नाम रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं कुछ जिलों में प्रत्याशियों का नामांकन पत्र भी भरा जा चुका है। प्रदेश में उम्मीदवारों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार के पंचायत चुनावों की गूंज प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रही है। दरअसल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनावों को अपना अखाड़ा बना रही हैं। पंचायत चुनावों के जरिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अपने अपने वर्चस्व के लिए तैयारियां तेज कर रही हैं। सभी पार्टियां किसी न किसी उम्मीदवार के जरिए इन छोटे निकायों में अपने विस्तार की योजना बना रही है, तो वहीं कोई भी पार्टी किसी दागी नेता को अपने खेमे में रखने से कतरा रहा है, जिसकी बानगी उन्नाव में साफ तौर पर देखने को मिली। दरअसल 8 अप्रैल को बीजेपी की ओर से जारी उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची में संगीता सेंगर को वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से प्रत्याशी घोषित किया गया था। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट देने का मामला तूल पकड़ने पर पार्टी ने अपना फैसला बदल लिया। अब बीजेपी ने बलात्कार के दोषी पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट काट दिया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी है। पंचायत का चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सभी चुनाव जीतेंगे, सभी वार्डों के चुनाव जीतेंगे और जनपदों में बोर्ड भी बनेंगे। अध्यक्ष भी अपना होगा। विभिन्न स्तरों पर समीक्षा भी हो रही है। जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था।
अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगी। जिलाध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि शीघ्र ही 3 नामों का पैनल भेजें। एक ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देना, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और उनकी नीयत। आपको बता दें कि संगीता सेंगर को पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बीजेपी के विरोधी दल लगातार सवाल उठा रहे थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य के अधिकृत उम्मीदवारों की उन्नाव जिले की लिस्ट जारी की थी, जिसमें संगीता सेंगर को उम्मीदवार घोषित किया गया था। संगीता सेंगर उन्नाव जिले के सजायपता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी है और पहले भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। तो वहीं संगीता सेंगर को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा था कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ बीजेपी अपराधियों के खात्मे की बात करती है तो दूसरी तरफ उनका महिमा मंडल भी करती है। बीजेपी के शासन में रहते हुए अपराध खत्म नहीं हो सकता। बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव जिले की 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिस समय सेंगर को सजा सुनाई गई थी वह उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। टेस्ट रिपोर्ट प्राइम टीवी। वहीं हरिद्वार में महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान चल रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां देखने को मिली। आपको बता दें कि कई साधु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बावजूद इसके कोरोना नियमों का पालन कराने में उत्तराखंड प्रशासन फिलहाल अक्षम दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार में कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान शुरू हो गया है। हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या का स्नान किया। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़े ने अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े के साथ गंगा में स्नान किया। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और आज कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान है। शाही स्नान में भोर से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं कुंभ मेले में कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने कहा कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आज चालान जारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1333 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386,
नैनीताल में 122 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हर की पैड़ी पर रविवार को स्थलीय परीक्षण के दौरान 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। विकास की राह में आगे बढ़ रहा भारत हर रोज नई बुलंदियां छू रहा है। सरकार के प्रयास के बाद दिल्ली से मेरठ आने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि देश को पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे मिल चुका है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। तो क्या कुछ है खास इस एक्सप्रेसवे में, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन होना भी बाकी है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का समय निश्चित नहीं होने की वजह से अभी इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया है। गाजियाबाद से सांसद और सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोलने के बारे में जानकारी दी है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे का यूपी गेट से डासना तक दूसरा और डासना से मेरठ तक चौथा चरण शुरू होने से यूपी गेट से मेरठ का सफर 1 घंटे और गाजियाबाद से मेरठ का सफर आधे घंटे में अब पूरा हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर मेरठ से आने जाने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि कई अन्य जिलों और राज्यों के वाहन चालकों का सफर आसान होगा। एनएचएआई के एडवाइजर वैभव डांगे ने बताया कि एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद करीब 50,000 वाहन चालकों को राहत मिलने की संभावना है। एक्सप्रेसवे भले ही जनता के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन अभी टोल नहीं वसूला जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय से टोल की दरें स्वीकृत होने से लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 100 से लेकर 120 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए यह दूरी लगभग 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी तक जाम की वजह से दिल्ली से मेरठ आने जाने वालों के लिए 2 से 3 घंटे तक का समय लगता था। 100 से लेकर 120 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,346 करोड़ की लागत आई है। एक्सप्रेसवे पर टोल दरें इस हफ्ते तय होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तब तक बगैर खर्चे के लोग सफर कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर एबीएसए के पास आरओबी के निर्माण के करीब 700 मीटर तक के हिस्से का काम मई तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद आने वाले यात्री जाम को बाईपास कर सकेंगे। उन्हें पुराने दिल्ली मेरठ मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। अब वे सीधे एक्सप्रेसवे से आ जा सकेंगे। गाजियाबाद से मेरठ 25 मिनट में पहुंचेंगे। इससे एनसीआर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी टोल की दर तय नहीं हुई है। कुछ दिन बिना टोल के वाहन फर्राटा भर सकेंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड जाने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से अस्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली मेरठ की दूरी को कम करने के लिए 2008 में मंथन शुरू हुआ। फिर केंद्र में 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण की कवायद शुरू हुई। 2015 दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पहले प्रोजेक्ट को नवंबर 2019 में पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और फिर कोरोना महामारी के चलते प्रोजेक्ट की समय सीमा करीब 1.5 साल बढ़ गई। इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए गाड़ियों को टोल देने के लिए नाके पर रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और फास्टैग की मदद से अपने आप टोल कट जाएंगे। फिलहाल शुरुआत में यात्रियों से किसी तरह की टोल वसूली नहीं होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को गाड़ी की स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट की निगरानी के लिए आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाली गाड़ी को तुरंत पकड़ लिया जाएगा।
दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर यूपी गेट तक इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, जबकि बाकी हिस्से पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट है। पूरे एक्सप्रेसवे पर लगभग 5000 स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की तरफ और चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर रखने वाले कुल 170 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कैमरों का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। कैमरों की मदद से हर पल वाहनों पर नजर रखी जाएगी। गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी के अंदर बैठे यात्री तक पर NHAI कैमरों की मदद से नजर रखेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे की प्रत्येक लेन के ऊपर डिस्प्ले लगाई गई, जिस पर चलते हुए वाहन की गति को देख सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों के लिए 80 और कारों के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकेंगे। इसी बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की टोल दरें भी जल्दी रिवाइज की जाएंगी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।